ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप सभी को हॉन्टेड हॉस्पिटल्स की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ जो है वो आपको पसंद आएगी। तो कहानियाँ शुरू करने से पहले एक बात जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है ये मेरी लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा और आज आखिरी बार आप ये मेरी लास्ट स्टोरी जो है वो सुन रहे हैं। अब आप रीज़न पूछेंगे तो मैं वही है रीज़न। देखो, अब व्यूज़ वगैरह कुछ आ नहीं रहे हैं और क्या पता मुझ में ही कमी है, शायद मैं ही ठीक से कहानियाँ नहीं सुना पाता, या फिर मेरी कहानियाँ अच्छी नहीं है, या फिर पता नहीं क्या बात है। अब जो भी है, खैर कोई बात नहीं। आज अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानियाँ जो है वो शुरू हो रही हैं। और लाइक एम क्या रखना है, अब जब लास्ट वीडियो तो मन करेगा तो कर देना। चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव है और बात उस वक्त की है जब मैं एक हॉस्पिटल में जॉब किया करता था। उस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और मुझे जॉब मिल नहीं रही थी। काफ़ी मुश्किल से एक हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी मुझे मिली थी। मेरा पहला दिन था जॉब पर और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। जैसे जैसे मेरे सीनियर्स मुझे काम बताते जा रहे थे वैसे वैसे मैं काम करता जा रहा था। नाइट शिफ्ट थी तो ज़्यादा लोग नहीं थे, कम ही लोग थे और उनमें से एक मैं भी था। हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। दिन में तो वो ठीक ठाक लगता था, लेकिन रात के वक्त वो हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता था। जैसे जैसे दिन बीते मैं रोज़ आता था और काम करता था अपना, और जो भी है चला जाता था। मैं रोज़ अपनी आंखों के सामने न जाने कितने लोगों को मरता हुआ देखता। वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक होता। मेरा वहाँ पर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था उस जॉब को करने के अलावा। मैं बस जैसे तैसे बस दिन काट रहा था और वो जॉब करे जा रहा था। रोज़ लाशें देखना बहुत ही भयानक था मेरे लिए। मुझे इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। मैं बहुत नरम दिल का था। ऐसी ही एक रात मैं सीढ़ियों से चढ़ता हुआ एक फ्लोर पर जा रहा था। वो पूरा फ्लोर खाली था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब मैं उस फ्लोर पर गया तो मैंने किसी की रोने की वहाँ पर आवाज़ सुनी, और वो जो रोने की आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और अजीब थी। उस रोने की आवाज़ को सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई थी। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? कौन है जो रो रहा है? लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। जैसे जैसे मैं अपने कदम बढ़ा रहा था वैसे वैसे वो जो रोने की आवाज़ थी वो तेज़ होती जा रही थी। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैंने वहाँ से जाने का तुरंत फैसला किया और मैंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सीढ़ियों से उतरता हुआ कहीं जा रहा था। और जब मैंने उसे देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उस बुजुर्ग व्यक्ति की मेरी आंखों के सामने ही मौत हो गई थी और उसके परिवार वाले उसका शरीर लेके वहाँ से चले गए थे। तो फिर ये व्यक्ति कौन था जो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था? मेरी जो हालत थी वो खराब हो रही थी और मैं पसीने से पूरा भीग गया था। मेरी आंखों के सामने ही न जाने कैसे वो जो आदमी था वो सीढ़ियों से धड़ाम से नीचे गिरा और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। जैसे ही वो आदमी ज़मीन पर गिरा वैसे ही गायब हो गया, जैसे वो कोई हवा हो।
मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं चीखने लगा। और वहीं दूसरे फ्लोर पर मेरा एक साथी काम कर रहा था। जब उसने मुझे चीखते हुए सुना तब वो भागता हुआ आया और उसने पूछा, क्या हुआ, इतना डर क्यों गया? हाँ? और फिर मैंने उसे सारी बातें बताई और उसके बाद उसने कहा, भाई यहाँ थोड़ा संभल कर काम करना, न जाने कितने लोग यहाँ पर रोज़ मरते हैं, न जाने कितने लोगों को मुक्ति मिल जाती है और न जाने कितने लोगों को नहीं मिलती और उनकी आत्माएं यहीं पर भटकती हैं, तो अपना खास ख्याल रखना। शुरुआत में मैंने भी ये सब बहुत महसूस किया, बहुत देखा, अब तो मुझे आदत पड़ गई है। इसलिए तुम्हें भी इन सब चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो। जब उसने ये सारी बातें बताई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और उस दिन के बाद से रोज़ रात को मुझे कुछ ना कुछ अजीब दिखता, मुझे अजीब उस गरीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देती मेरी। आज भी मैं वो सारी बातें याद करके बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मेरी आंखों के आगे ही न जाने कितनी आत्माएं चलती हुई दिखती और न जाने कितने वो लोग मेरी आंखों के सामने मुझे नजर आते जिन्हें मैंने मरते हुए देखा था। बड़ी मुश्किल से मैंने वहां पर वक्त काटा और 1 साल तक जॉब करी। जैसे ही मुझे कहीं और जॉब ऑफर हुई और वो जॉब अच्छी थी, बिना कोई देरी किए उस हॉस्पिटल वाली जॉब को छोड़ दिया। लेकिन वो 1 साल मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक और मुश्किल साल था, जिस साल मैंने न जाने कितनी बुरी चीज़ों को देखा, बुरी चीज़ों को महसूस किया। और जब से मुझे दूसरी जॉब मिली तब से मैंने उस हॉस्पिटल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। वहाँ से काम छोड़ने के बाद भी रोज़ रात को मुझे बहुत डरावने सपने आते और मैं सपने में देखता कि मैं उसी हॉस्पिटल में हूँ और मुझे वही डरावनी और अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करता, उस हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता, लेकिन मैं कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। वो हॉस्पिटल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। उस हॉस्पिटल की वो डरावनी यादें बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। तकरीबन 4 महीने मुझे लग गए उस हॉस्पिटल को भुलाने में और आज भी जब मैं उस हॉस्पिटल के बारे में याद करता हूँ तो मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगती है और मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता हूँ और यही सोचता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में कभी उस हॉस्पिटल का चेहरा देखना ना पड़े। मेरा नाम आकाश है। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बताई घटना पर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो जो घटना थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और अगर वो घटना मेरे साथ ना घटी होती तो मैं भी उस घटना पर यकीन नहीं करता। बात उस वक्त की है जब मैं अपने गांव में था और हमारे गांव के बाहर एक खंडहर सी बिल्डिंग थी जो कि किसी ज़माने में एक हॉस्पिटल हुआ करती थी। लोगों का कहना था उस बिल्डिंग के बारे में कि वो भूतिया बिल्डिंग है और मुझे जब इस बारे में पता चला तब मेरे मन में भी कई सारे सवाल उठने लगे। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो जो बिल्डिंग है जो कि किसी ज़माने में हॉस्पिटल हुआ करती थी, क्या सच में वो भूतिया है या फिर ये सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं। मेरे मन में, मेरे दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब जानने के लिए मैं अपने दादाजी के पास गया और मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये जो हमारे गांव के बाहर बिल्डिंग है, सुनसान सी, खंडहर सी, क्या सच में वहां पर कोई भूत प्रेत है भी या फिर गांव वाले सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं? जब ये बात मेरे दादाजी ने सुनी तब उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मेरे दादाजी ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करी थी और मैंने कहा, मेरी छुट्टियां हैं और मैं थोड़ा वक्त बिताने आया हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मेरे दादाजी ने कहा, तो चुपचाप से वही काम करो। इतना बड़ा गांव है, तुम्हें गांव में कहीं घूमने के लिए नहीं मिल रहा है? हाँ, वो भूतिया हॉस्पिटल जिसमें न जाने कितने भूत प्रेत रहते हैं, तुम्हें वहीं पर जाना है, उसी के बारे में जानना है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है भी या नहीं? मेरे दादाजी ने कभी मुझसे गुस्से में ऐसे बात नहीं करी थी। मुझे भी काफ़ी अजीब लगा और मैंने कहा, दादाजी आप एक छोटे से सवाल के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और मेरे दादाजी ने कहा,
कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जिन पर गुस्सा करना पड़ता है, समझे तुम? उस हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी मत सोचो, समझे? उस हॉस्पिटल के बारे में सोचना भी बहुत बड़ा पाप है, और उस हॉस्पिटल को अपने दिमाग से निकाल दो। भूल जाओ इस गांव के बाहर कोई हॉस्पिटल है, समझ गए? जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे कुछ समझ नहीं आया, और उसके बाद मैंने कहा, दादाजी क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जो आप ये सारी बातें कर? और जो मेरे दादाजी थे उन्होंने, वो चाय पी रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने अपना जो कप था वो साइड वाले टेबल पर रखा और उन्होंने कहा, हाँ मेरे साथ हुआ था ये सब। बहुत पहले की बात है, मैं शहर में काम किया करता था और एक रात मुझे लौटने में देर हो गई, तो अंधेरे में मैं साइकिल चलाता हुआ गांव की तरफ बढ़ रहा था और रास्ते में वही भूतिया बिल्डिंग जो थी, जो कि किसी ज़माने में एक हॉस्पिटल थी, मैं उसी के सामने से गुजर रहा था। और जब मैं गुजर रहा था तो मुझे उस बिल्डिंग के अंदर से एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने उस बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी तब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने साइकिल को वहीं पर छोड़ा और मैं बिल्डिंग के पास भागा। मुझे लग रहा था कि शायद कोई छोटी बच्ची है जिसे मदद की ज़रूरत है, और मैं बिना कुछ सोचे समझे ही उस हॉस्पिटल में घुस गया। मैंने हर जगह देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और तभी अचानक से मैंने एक कोने में, एक अंधेरे कोने में एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 8-9 साल होगी, वो अपना मुंह छुपाए बैठी हुई थी। और जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे दिमाग में भी सवाल आया कि आखिर कौन लड़की है, कहाँ से आई है। तो मैंने पूछा, बेटा बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? और उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बदले में वो रोती रही। मुझे लगा कि शायद बहुत घबरा गई है और डरी हुई है, और इसलिए मैं उसको चुप कराने के लिए उसके पास गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा और उस लड़की ने अपना चेहरा दिखाया तो मेरी जो जान थी वो हलक में आ गई, क्योंकि वो जो लड़की थी ना, उसकी आंखों की दोनों पुतलियां गायब थी और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं उल्टे पांव वहां से भागा, और मैं जिंदगी में कभी उतना तेज भागा नहीं था। मैं तुरंत अपनी साइकिल पर बैठा और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से आया। मैं भी तुम्हारी ही तरह था, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात के बाद से जब भी अंधेरा होने वाला होता है उससे पहले ही मैं गांव में आ जाता हूं और कभी उस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं जाता। और अगर तुमने उस बिल्डिंग के बारे में ज्यादा दिलचस्पी लेने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? मैंने ये सारी बातें सुनी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या ये सब सच हो सकता है, या दादाजी सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं ताकि मैं उस हॉस्पिटल से दूर रहूं। मेरे मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे, और आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं उस बिल्डिंग में जाकर देखूंगा जो कि किसी ज़माने में हॉस्पिटल थी। और एक रात बिना किसी को बताए मैं चुपचाप घर से निकल गया। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं। हर कोई यही सोच रहा था कि मैं अपने कमरे में हूं और सो रहा हूं। रात का वक्त था और मैं चले जा रहा था। मुझे रास्ते में एक रिक्शा वाला मिला और रास्ता बहुत लंबा था, तो मैंने सोचा रिक्शा ही कर लिया जाए, और मैंने उस रिक्शे वाले को रोका। मैंने उससे पूछा, अरे क्या तुम गांव के बाहर चलोगे? और जैसे ही ये बात उस रिक्शा वाले ने सुनी तब उसने कहा, क्या गांव के बाहर? मतलब कहाँ जाना है आपको? और मैंने कहा, मुझे गांव के बाहर वो जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पर जाना है। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब वो जो रिक्शा वाला था वो मुझे घूरने लगा और उसने कहा, क्या आपको इतनी रात को उस बिल्डिंग के पास जाना है? आपका मानसिक संतुलन ठीक है या फिर आप उस बिल्डिंग के बारे में जानते नहीं हैं? और उस रिक्शे वाले ने कहा, मैं आपको बता दूं,
कि वो जो बिल्डिंग है वो भूतिया है। वहाँ पर रात के वक्त तो क्या, दिन के वक्त भी कोई जाना पसंद नहीं करता, और इतनी रात को आप वहाँ जाना चाहते हैं। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने उस रिक्शे वाले से कहा, हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि सच में वहाँ पर कोई भूत प्रेत है या फिर नहीं, या सारी बातें अफवाह हैं। जब ये बात उस रिक्शे वाले ने सुनी तब उस रिक्शे वाले ने हंसते हुए कहा, आपको ये सारी बातें झूठी लगती है। आपको पता भी है, आपके जैसा ही एक शख्स जो कि शहर से आया था, वो भी उस बिल्डिंग को देखना चाहता था। मैं ऐसे ही रात के वक्त अपने घर लौट रहा था। उसने मुझसे कहा कि वो उस बिल्डिंग के पास जाना चाहता है, और मैंने उसे मना किया, लेकिन वो नहीं माना। मैं जब अपने घर जाने लगा तो वो पैसों का घमंड दिखाने लगा, बार बार पैसे मेरे ऊपर फेंकने लगा और कहने लगा कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मुझे वहां पर छोड़ोगे। मैं गरीब आदमी हूं, पैसों के लिए ही काम करता हूं। तो मैंने भी कह दिया ठीक है, और मैं उसे छोड़कर आ गया। फिर पता है क्या हुआ? और मैंने फिर उस रिक्शे वाले से पूछा क्या हुआ, और उस रिक्शे वाले ने हंसते हुए कहा, अगले दिन उसकी लाश उसी बिल्डिंग के पास मिली है। समझे? अगर आप सुबह मरी हुई हालत में गांव के लोगों को नहीं मिलना चाहते तो अपने घर वापस चले जाइए। जब ये बात मैंने सुनी तब मैंने कहा, हाँ, तो तुमने मनगढ़ंत कहानियां बनाना शुरू कर दिया है ना, ताकि मैं वहां पर ना जाऊं। जैसे ही ये बात उस रिक्शे वाले ने सुनी तब उसने कहा, ठीक है, आपको ये मनगढ़ंत कहानियां लग रही हैं तो उसमें मेरा क्या है। आप मुझे 500 रुपये दे दीजिएगा, मैं आपको छोड़ देता हूं। बोलिए, मंजूर है? और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर मैं क्या करूं, और मैंने कहा, हाँ ठीक है। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल थे, और जब तक मैं उनके जवाब जान नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ने वाला था। इसलिए मैंने 500 रुपये में उस रिक्शे वाले को वहां जाने के लिए राजी कर लिया, और मैं बैठ गया। काफी देर तक रिक्शा चलता रहा, और जैसे ही गांव के बाहर रिक्शा पहुंचा तो वहां का जो नजारा था वो बदल गया। वो नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था। हर जगह अंधेरा था, और उस रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा, तो बताइए साहब, अभी भी आपको जाना उस बिल्डिंग के पास, या फिर वापस आपको ले चलूं? पैसों की चिंता मत करिएगा, आप मुझे सिर्फ 100 रुपये दे दीजिएगा। और मैंने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा, उस हॉस्पिटल पर जाऊंगा। और उस रिक्शे वाले के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और उसने कहा, हाँ, जैसी आपकी मर्जी। और वो मुस्कुराता हुआ रिक्शा चलाने लगा। रात के वक्त उल्लू जो थे वो आवाज कर रहे थे, और उनकी आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस रिक्शे वाले ने मुझे उस वीरान खंडहर बिल्डिंग के सामने छोड़ दिया, और उस रिक्शे वाले ने कहा, ये लो साहब, बिल्डिंग आ गई है, उतर जाइए। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मैं आपको वापस गांव आपके घर छोड़ देता हूं। आप मत जाइए इस बिल्डिंग के आसपास भी, रात का वक्त है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद मैंने कहा, मेरी इतनी चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ये 500 रुपये आप रखिए और आप जा सकते हैं। जैसे ही ये बात उस रिक्शा वाले ने सुनी तब उसने कहा, 500 रुपया, हाँ, एक काम करिए साहब, इसे अपनी जेब में वापस डाल लीजिए। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, क्यों? तुम मुझे यहां तक लेकर आए और 500 रुपये में हमारी बात हुई थी, तो अब पैसे लेने से मना क्यों कर रहे हो? और उस रिक्शे वाले ने कहा, साहब, मरते हुए से कौन भला पैसे ले, चलता हूं। और ये कहकर वो जो रिक्शा वाला था वो जाने लगा, और मैं भी सोच रहा था कितना बेवकूफ है, अपने पैसे छोड़कर जा रहा है। और वो रिक्शा वाला वहां से चला गया। जब वो वहां से गया और मैंने उस बिल्डिंग को देखा तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना था।
अंधेरी रात थी और उस बहुत डरावनी सी वाइब्स आ रही थी, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी। उस पूरी बिल्डिंग पर जगह जगह मकड़ी के जाले जो थे वो लगे हुए थे, जिन्हें देखकर मैं समझ गया था कि नाना करके कम से कम 50-60 सालों से तो बंद ही है ये। मैं उस बिल्डिंग के पास घूमने लगा और मैं उस बिल्डिंग के पास घूम ही रहा था, तभी अचानक से मुझे बिल्डिंग के अंदर से ऐसे ही आवाज़ आई अजीब सी, जैसे कोई अंदर रो रहा और कोई औरत हो। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और उस आवाज़ का पीछा करते करते मैं उस बिल्डिंग के अंदर घुस गया और मैंने देखा कि एक औरत अपने हाथों में एक गुड्डा लिए वहीं एक अंधेरे से कोने में बैठी हुई है और रो रही है। मुझे लगा कि शायद ये औरत मानसिक रूप से बीमार है और इसे इलाज की ज़रूरत है, तभी ऐसी खंडर बिल्डिंग में जाकर बैठी हुई है। इसलिए मैं उस औरत के पास जाने लगा। मैंने उससे कहा, ज़रा सुनिए, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। इतनी खंडहर बिल्डिंग है, अगर गलत लोगों को आप मिल गई तो बहुत खतरनाक हो सकता है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। और जैसे ही मैंने ये बात कही तो उस औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसने कहा, चला जा 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 चला जा। वो जो औरत थी वो काफ़ी अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। पहले तो मुझे लगा ही था कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन जब उसने ऐसी अजीब सी आवाज़ में मुझे चले जाने के लिए कहा तब मैं समझ गया कि ये जो औरत है वो सच में मानसिक रूप से बीमार है। उस औरत को मदद की ज़रूरत थी, इसलिए मैं कदम बार बार उसकी तरफ बढ़ाने लगा और जैसे ही मैं उसके सबसे ज़्यादा पास पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। वो औरत न जाने मेरी आंखों के सामने ही कहां हवा बनकर गायब हो गई और मुझे समझ आ गया कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हैं और वो औरत कोई जिंदा इंसान नहीं थी। तभी मुझे अलग अलग कोनों से लोगों की रोने की आवाज़ जो थी वो सुनाई देने लगी, जैसे न जाने कितने लोग वहीं पर रो रहे हों। और वो रोने की आवाज़ सुनकर मेरे को समझ आ गया कि वहाँ से भागना ही सही है। इसलिए मैं उस बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए एग्ज़िट की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैं एग्ज़िट की तरफ पहुंचा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई, क्योंकि वो जो एग्ज़िट वाली जगह थी वहाँ पर कोई दरवाज़ा था ही नहीं। जहाँ से मैं अंदर आया था वहाँ का दरवाज़ा ही गायब हो गया था। जहाँ से मैं अंदर आया था वो दरवाज़ा ही गायब हो गया और ये बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं था। चारों तरफ से मुझे उन्हीं लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और मैं अपने कान पकड़कर वहाँ से भागने लगा। इधर से उधर मैं भागता जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी मैं एक कमरे में पहुँच गया और वहाँ मैंने देखा तो वहाँ पर बहुत सारे जार रखे हुए थे और उन सभी जारों के अंदर बहुत डरावनी चीज़ें थी। उन सभी जार्स में किसी एक जार में इंसानी दिमाग, किसी में इंसान की आंखें, किसी में इंसान की खोपड़ी और ऐसी ही न जाने कितनी अजीबोगरीब जो चीज़ें थी वो उन जार्स में रखी हुई थी। और वैसे जार्स से पूरा कमरा जो था वो भरा हुआ था। मेरे को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। मैं समझ चुका था कि गांव के लोग जो कुछ भी कहते थे वो सब सच था। वो बिल्डिंग एक भूतिया बिल्डिंग थी, क्योंकि मैं जितना मर्जी उतना भाग लेता
लेकिन मैं घूम फिर कर वहीं पर आ जाता जहां पर मैं पहले था, एकदम भूल भुलैया की तरह। और वो हॉस्पिटल ज्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी न जाने ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो हॉस्पिटल कोई आम हॉस्पिटल नहीं है। उस बिल्डिंग में ही कुछ ना कुछ बात थी। मैं इधर से उधर भागी रहा था, तभी अचानक से पीछे से किसी ने मेरे एक सर पर वार किया और मैं वहीं पर जमीन पर गिर गया। मेरा सर चकराने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसके बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ हूं और मेरे बगल में कोई व्यक्ति जो था वो काम कर रहा था। उस व्यक्ति को देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं उठने की कोशिश करूंगा तो वो जो कोई भी है वो मुझ पर हमला कर देगा, इसलिए मैंने बेहोश रहने का नाटक किया। और उसके बाद मैंने जो कुछ भी सुना उसे सुनने के बाद मेरा जो दिमाग था वो चमसा गया। उस व्यक्ति ने कहा, बहुत दिनों बाद कोई एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। आज इसका हाथ काट के अपने कलेक्शन में डालूंगा और इसके हाथ की जगह किसी जानवर का हाथ लगा दूंगा। जब मैंने ये बात सुनी तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं उठ गया। मैंने वहां से भागने की कोशिश करी और वो जो व्यक्ति था वो एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर को देखकर मेरी हालत जो थी वो और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो डॉक्टर जिंदा नहीं था। उसके हाथ पैर पूरे सड़ चुके थे और उसकी आंखों की पुतलियां जो थी वो पूरी सफेद थी। उसे देखने के बाद मेरे पैर थर थर कांप रहे थे और वो हंसता हुआ मेरे पास अपने कदम बढ़ाने लगा। उसके हाथों में एक इंजेक्शन था जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उस इंजेक्शन को दिखाते हुए वो बार बार मुझसे कह रहा था, घबराओ मत, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। जब मैं तुम्हारी आंखों में ये इंजेक्शन लगाऊंगा, आओ मेरे पास। जब मैंने ये बात सुनी तब मैं पसीने से पूरा भीग गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने दरवाजे को 3-4 बार अपनी पूरी ताकत के साथ लात मारी और वो दरवाजा जो था वो खुल गया। उस डॉक्टर से खुद को बचाने के लिए मैं कोने में जाकर छुप गया और यही प्रार्थना करने लगा कि मैं सही सलामत इस बिल्डिंग से निकल जाऊं। उसके बाद मैं इस बिल्डिंग की तरफ कभी जिंदगी में देखूंगा भी नहीं। और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, तुमने भी वही गलती कर दी जो मैंने करी थी। जब मैंने ये आवाज सुनी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, आखिर ये आवाज आई कहां से। मैं अपने आसपास देखने लगा तो मुझे अंधेरे के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था और मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दी, मुझे देखने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। मैंने भी यही गलती करी थी। भूत प्रेतों की जितनी भी बातें हैं उन्हें अंधविश्वास समझकर मैं रात के वक्त इस बिल्डिंग में आ गया और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि इस बिल्डिंग में आने के बाद मैं कभी वापस निकल नहीं पाऊंगा और मेरी मौत यहीं हो जाएगी। ये जो हॉस्पिटल है ये आज से लगभग 100 साल पुराना है और इस हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीजों की मौत हुई है। किसी की दवाई की कमी की वजह से, किसी की गंभीर बीमारी की वजह से लोग यहाँ बहुत तड़प तड़प कर मरे हैं। और तुमने जिस डॉक्टर को देखा वो डॉक्टर इस हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर था, जो कि गरीब और अनपढ़ लोगों को फंसाकर ऑपरेशन के बहाने उनकी किडनीज निकाल लेता था और उन्हें बेच देता था। और अगर कोई लावारिस लाश आ जाती तो उसके ऑर्गन्स भी वो ब्लैक मार्केट में बेच देता था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाता है और इस हैवान का घड़ा भी एक दिन भर गया।
गांव वालों ने उस डॉक्टर को पीट पीट के मार दिया और उस डॉक्टर के मरने के बाद हॉस्पिटल पर ताला लग गया। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर इलाज सही से ना मिलने की वजह से तड़प तड़प कर मरे थे, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और आज भी वो यहीं पर भटक रहे हैं और मुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। उस डॉक्टर के कर्म इतने बुरे थे कि उसे भी मुक्ति नहीं मिली और वो अभी भी इसी बिल्डिंग में रात के वक्त घूमता है और इंतज़ार करता है अपने पेशेंट्स का, जिनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर सके। जब मैंने ये सारी बातें सुनी तब मैंने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? कौन हो तुम और तुम्हें ये सब कैसे पता?